स्टोरी की शुरुआत हमारे हीरो यूया से होती है। एक फर्स्ट ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट जो अपने ही लिविंग रूम में काले सूट और सनग्लासेस पहने हुए डरावने आदमियों के सामने बैठा था। उनके चेहरों पर स्कार्स थे जो साफ कह रहे थे कि ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ ना पड़ो। उन्होंने सीधा सवाल किया, तेरे पापा कहाँ हैं? यूया ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मैं अभी अभी घर आया हूँ। तभी एक आदमी ने उसे टेबल पर रखा एक कार्ड दिखाया। कार्ड पढ़ के यूया इतना गुस्सा हुआ कि उसने उसे फाड़कर फेंक दिया। कार्ड पर लिखा था कि यूया के पापा पैसा छोड़कर भाग गए हैं, अपने बेटे को अकेला छोड़कर। यूया ने अपने बेकार पापा को गालियां देते हुए सोचा, पापा का फेवरेट मोटो था, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। सच में हो गया। उसके पापा हमेशा कोई नया बिजनेस आइडिया लेकर चले थे, लेकिन हमेशा ट्रेंड से पीछे रह जाते थे। इस वजह से उनका कर्ज डेप्ट बढ़ता ही गया। और सबसे बुरी बात, यूया की माँ को उनसे प्यार था। वो इतनी खूबसूरत थी कि लोग यूया को उनका भाई समझ लेते। यूया को अपनी माँ पर गर्व था। एक बार उसने अपनी माँ से पूछा, आपने ऐसे बेकार आदमी से शादी क्यों की? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उसकी इस बात पर दीवानी थी कि वो कितनी भी बार फेल क्यों ना हो, हमेशा मेहनत करता रहता था। यूया समझ गया कि प्यार लोगों को अंधा कर देता है, लेकिन उसके पापा ने तो इज्जत की हद ही पार कर दी थी। यूया को थोड़ा गिल्ट हो रहा था कि उसने अपने पेरेंट्स से पहले बात ही नहीं की। फिर उसने ताका से पूछा कि उसके फादर ने कितना पैसा लिया था। पहले ताका गुस्सा हुआ, लेकिन फिर शांत हो गया और बोला, तुम्हारे डैड ने 30 मिलियन येन उधार लिए थे। एक हाई स्कूल बॉय के लिए यह अमाउंट सोचने में भी बहुत बड़ा था। ताका ने बताया कि यूया के डैड बार बार लोन लेते थे पहले के लोन को चुकाने के लिए, और इसी तरह उनका कर्जा बढ़ता चला गया। लेकिन यूया को ताका से कोई डर नहीं लगता था, क्योंकि वो यूस प्राइमरी स्कूल से जानता था। बुरा दिखने के बावजूद ताका उसके लिए एक बड़े भाई जैसा था। यूया ने सोचा कि उसके सेविंग्स तो इस अमाउंट के सामने बहुत छोटी सी बात थी, एक बूंद जैसी। ताका को भी गुस्सा आ रहा था कि यूया का फादर अपने बेटे को इस हालत में छोड़कर भाग गया और सब कुछ लॉयर्स पर डाल दिया। ताका को वो दिन याद आया जब यूया घर आया था और घर पूरी तरह खाली था। बस एक कार्ड पड़ा था जिस पर लिखा था कि वो लोग उसे छोड़कर जा रहे हैं। ताका ने यूया से कहा कि वैसे तो ये एक मिरेकल ही है कि वो इतना अच्छा लड़का बन गया, उन दोनों सेल्फ सेंटर्ड पेरेंट्स के होते हुए। ताका ने ये भी बोला कि यूया की अच्छी अपब्रिंगिंग का कारण वो खुद है, और यूया भी अग्री करता है। फिर ताका ने यूया से पूछा कि अब आगे क्या करेगा। इस बार वो अपने बॉस को झूठ नहीं बोल सकता, तो शायद उन्हें यूया को अपने साथ ले जाना पड़े। यूया समझ गया कि ये बात किस डायरेक्शन में जा रही है, और कि अब उसे अपने पेरेंट्स का कर्जा उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। पर ताका ने उसके कंधे पकड़े और अश्योरेंस दिया, मैं बॉस से बात करूंगा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे अंडर काम करो, मैं चाहता हूं तुम्हारी लाइफ ठीक से चले। यूया ये सुनकर थोड़ा रिलीफ में आया। ताका की गैंग के दूसरे लोगों ने भी बोला, पढ़ाई मत छोड़ना, हमारे जैसा मत बनना, तुम हाई स्कूल ही ठीक हो। फिर सब चलने की तैयारी कर रहे थे, तभी डोर बजी। यूया ने दरवाजा खोला और शॉक हो गया। कई वहां खड़ी थी, मुस्कुराते हुए बोलती हुई, मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूं। यूया उसकी ब्यूटी में खोस आ गया। लंबे स्ट्रेट ब्लैक हेयर, मोटी जैसी आंखें, एकदम पेंटिंग से निकली हुई गॉडेस जैसी। कई उसके स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल थी, नेशनल मिस हाई स्कूल कॉन्टेस्ट की विनर, प्योर जापान की नंबर 1 हाई स्कूल ब्यूटी। यूया सोच रहा था, ये मुझे कैसे जानती है और मेरे घर कैसे आ गई। कई ने देखा कि यूया उसको सीधा घूर रहा था, लाल हो रखा था, तो उसने पूछा, क्या हुआ, बुखार है क्या? यूया ने बोला कि नहीं, वो ठीक है। फिर के उसके करीब आई, उसके फोरहेड पर हाथ रखा, और यूया और ज्यादा लाल हो गया। के ने पूछा कि हॉस्पिटल चले, लेकिन यूया ने मना कर दिया और पूछा, तुम मेरे घर क्यों आई हो और हेल्प से क्या मतलब? के ने बोला कि पहले उसे अंदर आने दो, लेकिन यूया घबरा रहा था क्योंकि अंदर ताका और पूरी गैंग बैठी हुई थी। वो लोग अच्छे थे, पर उनका लुक बहुत स्केरी था। यूया सोच रहा था कि अगर के उन्हें देखेगी तो शायद डर जाएगी, लेकिन जिसमें यूया को डर था वही हुआ। ताका खुद दरवाजे पर आ गया। ताका ने पूछा, गेस्ट है, अभी बहुत काम है, उन्हें जाना होगा। यूया परेशान हो गया। फिर ताका के एक आदमी ने सडनली के को पहचान लिया। अरे, क्या तुम खायत सुबह फैमिली से हो?
और खुश हुआ, कहते हुए कि वो इंटरनेट पर दिखने से ज्यादा क्यूट असल जिंदगी में है। टाका ने उस लड़के से पूछा, क्या वो इस यंग लेडी को जानता है? जिस पर उसने बताया कि ये हायात्सुबा केई है, जापान की सबसे खूबसूरत लड़की। केई ने ये सुनकर मुस्कुरा दी। फिर वो बोली, टाका से पूछती हुई, क्या वो यूमी ताकाशी है? जो कि उसका असली नाम था। और उसने आगे जाकर कहा कि यू हैरू सिंडिकेट का लिeutenant कहना ज्यादा मुनासिब होगा। ये सुनकर ताका थोड़ा शॉक में आ गया। उसकी उंगलियां खोड़ी कांप उठी। सब सोच रहे थे कि के को ताका के सिंडिकेट से जुड़े होने का कैसे पता चला, और उसकी पोजीशन तक का। वो सोच भी नहीं सकता था कि के का बैकग्राउंड इतना गहरा है और उस खूनी अंधेरी दुनिया से उसका कोई कनेक्शन है। जब ताका परेशान था, उसने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा डरावना हो गया। यूया ने ताका से कहा शांत हो जाए और वो चेहरा ना बनाए। उसने उसे याद दिलाया कि एक बार ताका ने बच्चों को खुश करने के लिए गिफ्ट्स दिए थे, लेकिन उसके डरावने चेहरे से वो बच्चे डर गए थे, और उसने उसे अब और भी जेंटल रहने को कहा। फिर ताका ने यूया से कहा कि अब की बात अलग है। वो के की तरफ मुद्दा और जोर से पूछा, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? उसने देखा कि के ने वही यूनिफॉर्म पहना हुआ है जो यूया ने पहना है, मतलब वो एक ही स्कूल में है। उसने पूछा, आखिर तुम हो कौन? जिस पर वो पहले तो बस मुस्कुरा दी। फिर उसने अपना इंट्रो दिया और कहा कि अगर वो यूज याद ना रखे तो कोई बात नहीं। ताका को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाया, तुम्हें वो चीजें नहीं भूलनी चाहिए। उसने कहा कि वो यूज हल्के में ना ले, लेकिन के ने आगे बढ़कर ताका को सिंपल माइंडेड बबून, बावला बंदर तक कह दिया। उसने ताका का और भी मजाक उड़ाया, उसका नेकटाई तक का मजाक बनाया। यूया इस देखकर शॉक्ड और चिंता में था कि के इतना आगे जाकर ताका का मजाक उड़ा रही है, वो भी मुस्कुराहट के साथ। वो जानता था कि चाहे ताका अपने काम में काबिल हो, लेकिन उसका काम ऐसा नहीं था जिसमें उलझना बेहतर हो। ताका ने हंसकर कहा, उसकी आवाज डरावनी थी, तेरी जुबान तेरी सूरत से ज्यादा तेज है। अगर तू यूया की जानी ना होती तो मैं तुझे बहुत सख्त सजा देता। उसने कहा कि वो बस इस बार यूसे आसान छोड़ रहा है। हालांकि वो आंखों में आंसू लेकर लड़खड़ा रहा था। असल में ताका अब उतना टफ नहीं था जितना दिखावा करता था, और यूया समझ सकता था कि इतना इंसल्ट सुनकर उसको कैसा लग रहा होगा। फिर ताका सीरियस हो गया और यूया से कहा कि वो यूजे बेवकूफ ना समझे। यूया ने सिर हिलाकर कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। जब ताका ने केई से फिर पूछा कि वो कौन है, तो उसने हायात सुदोयो का नाम लिया। उसने ताका से कहा कि शायद ये नाम यूज जाना पहचाना लगे। ऐसा लगता था कि ताका ने ना सिर्फ सुना था, बल्कि अब वो पहले से ज्यादा पसीने से भरा हुआ था। उसने पुलिस के नेशनल पुलिस एजेंसीज इन्वेस्टिगेशंस ब्यूरो के चीफ का नाम सुनकर डर गया। उसने पूछा, क्या वो उसका बाप है? उसने कहा, ऐसा नहीं है, लेकिन यारू उसका चाचा है जो उसका अपने बेटे की तरह प्यार करता है। फिर उसने ताका को धमकाया, कहती हुई कि अगर वो अपने चाचा से कोई मांगे तो वो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल भी करके उसका काम कर देगा। ताका जानता था कि वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। उसने पूछा, फिर तुम्हारा इरादा क्या है? उसने कहा, आसान है। वो चाहती है कि वो लोग यूया से हाथ हटा ले, और बदले में उसके बाप ने जो उधार लिया था उसकी पूरी रकम इंटरेस्ट के साथ टोटल 3,628,980 येन वो वापस कर देगी। आगे एक औरत आई और अपना इंट्रो दिया। उसने अंदर सुनकर बात की। वो थी हायात्सुबा सकुरो, के की माँ, और वो एक लॉयर भी थी। आते ही उसने ताका से तेज अंदाज में बात की, उसे उसकी पोजीशन से बुलाया और वार्न किया कि वो एक रिस्की बिजनेस में पड़ गया है। फिर सकुरो शांत और जेंटल लग रही थी, लेकिन उसकी आवाज तलवार की तरह तेज थी और कोई बच नहीं सकता था। यूया भी महसूस कर सकता था कि ताका कितने प्रेशर में होगा, लेकिन अनजाने में ताता ने हिम्मत दिखाई और कहा कि वो तो बस वो पैसा वापस लेना चाहते हैं जो उन्होंने उधार दिया था, और जो व्यक्ति विदेश में बेवारिस मर गया वो यूया का बाप था। इसलिए चाहे यूया जिम्मेदार ना हो, उनके पास यूया से काम करवाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। यूया इस देखकर हैरान था कि ताका इतनी जल्दी अपना कंट्रोल वापस कैसे पा गया, लेकिन उसने समझा कि यह सब दिखावा था और असल में वो बहुत डर रहा था। ताका ने कहा कि यह तो बिल्कुल रीजनेबल है, वो बस दांतों तले दबाव दे रहा था। तब साकुरो बोली, कहती हुई कि ऐसी कोई लॉजिक नहीं है, और उसे याद दिलाया कि ताका का मनी लेंडिंग बिजनेस इलीगल है।
इसका मतलब कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। ताका ने कहा कि अगर वो ऐसी धमकियों से डरेगा तो वो इस बिजनेस में ही नहीं होगा। उसने साकुरो को फ्रीकिंग लॉयर कहकर बुलाया और कहा कि वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। उसने उसे चैलेंज किया, अगर उसमें हिम्मत है तो करे। यूया देख सकता था कि उसका दिल धड़क रहा होगा और अंदर से पसीना छूट रहा होगा। तब साकुरो एक क्यूट अंदाज में बोली, कुछ ड्रामेटिक लाइंस के साथ, मेरे पापा जापान के सबसे कूल आदमी थे। उसने ताका को टीज करते हुए कहा कि ये वही लाइंस है जो उसकी बेटी रोज उसे कहती है। उसने आगे कहा कि उसकी बेटी कहती है कि उसका पापा हर दिन उसका और माँ का ख्याल रखने के लिए मेहनत करता है, सुबह जल्दी निकलता है और रात को लेट आता है, लेकिन हमेशा उसे गुड बाय और गुड नाइट किस देता है गाल पर। ताका सुनकर बहक गया कि ये इतनी डिटेल्स कैसे पता। साकुरो ने फिर टीज किया, कहती हुई कि फर्स्ट ग्रेडर के सामने ऐसा करना हिम्मत का काम है। उसने सोचा कि अगर वो ऐसे ही करता रहा तो उसकी बेटी बड़े होकर क्या सोचेगी। उसकी बातों के पीछे, चाहे वो चिंता कहते हुए, एक धमकी सा छुपा था। ताका समझ गया कि वो उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, जबकि वो लोग उसके खिलाफ बहुत कुछ कर सकते थे। यूया भी शॉक्ड था ताका को हार मानते हुए देखकर। उसने समझा कि माँ बेटी की ये जोड़ी कितनी खतरनाक है। सकुरो ने फिर ताका को वार्न किया, उसे याद दिलाया कि उसने अपनी बीवी को बताया था कि वो एक आम सैलरी मैन है। ताका ने कहा कि इस मामले का उसका बीवी या बच्चे से कोई लेना देना नहीं, जिस पर सकुरो ने कहा कि यही तो उसका मतलब है, और बिल्कुल वैसे ही यूया का उसका बाप के कर्ज से कोई लेना देना नहीं है और ना ही उसे वो चुकाने की जिम्मेदारी है। यूया को लॉ की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन उसे लगता था कि अगर उसके माँ बाप की वजह से ताका और दोस्तों को परेशानी हुई तो बेटा होने के नाते उसको कुछ न कुछ तो करना चाहिए। और इसके अलावा ताका तो शुरू से ही उसके लिए एक भैया की तरह फिक्रमंद रहा था। तब सकुरो बोली कि अगर यूया से कर्ज नहीं चुकाया गया तो ताका या उसके बॉस का नुकसान होगा, इसलिए उसने उनसे डील करने के लिए कुछ कागज निकाले। ताका ने कागज लिए और पढ़े। पढ़कर वो शॉक्ड रह गया। उसने पूछा, क्या तुम अपने होश में हो? तुम सोच क्या रही हो? उसने पूछा, क्या वो सच में लॉयर है? जिस पर सकुरो ने हाँ कहा और माना कि वो एक आम लॉयर है, लेकिन उसका एम्प्लॉयर बहुत अमीर है। ताका कंफ्यूज था, लेकिन आखिर उसने हाँ कर दी और मामला यही खत्म करने को कहा। उसने वादा किया कि वो कभी यूया पर हाथ नहीं उठाएगा। यूया समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस खत में ऐसी क्या बात थी जो उसके इतने बड़े कर्ज का पूरा देना था। उसे क्रीपी महसूस हो रहा था। तब सकुरो ने कंफर्म किया कि यूया के बाप का कर्ज पूरी तरह चुका दिया गया है। यूया ने सोचा, क्या वो उसके बाप को जानती है, क्योंकि वो कैजुअली उसके बारे में बात कर रही थी। ताका ने भी यूया को कंफर्म किया कि रकम अदा हो गई है, जिसकी वजह से वो भी यूया के लिए खुश था। यूया समझ नहीं पा रहा था कि ताका क्या कह रहा है या ये बातचीत कहाँ जा रही है। तब केई उसके करीब आई और मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसके इतने करीब आकर घबरा गया। उसने उसे कहा कि अब वो आराम कर सकता है और वो उसे सब कुछ बता देगी। उसने दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूया की आंखों में आखिरकार आराम के कुछ लम्हे थे, लेकिन उसने नोटिस किया कि केई थोड़ा सा कांप रही थी। तब साकुरो ने कहा कि अब उन्हें ताका को विदा कर देना चाहिए और ताका से पूछा, क्या वो उनके साथ चाय पिएगा? दोनों यूयास फादर विक्टिम्स ग्रुप के मेंबर्स हैं। ताका ने मना कर दिया, कहता है कि उनके साथ उलझना सिर्फ कोरियन ट्रबल लाएगा, शायद और परेशानी का स्लैंग। उसने अपनी टीम को भी जाने को कहा। जाने से पहले उसने यूया के सामने ऐलान किया कि इस लम्हे से उनका रिश्ता खत्म हो गया है और उसे शक है कि वो कभी फिर मिलेंगे। उसने उसे अपना ख्याल रखने को कहा। यूया समझ सकता था कि ताका कूल बन रहा है, लेकिन वो जानता था कि ताका कहाँ रहता है। उसे पता था उसकी बीवी से, जिसने कहा था कि वो कभी भी आकर उनकी बेटी रा से मिल सकता है, इसलिए वह सच में कभी भी उसे मिल सकता था। जब सब सेट हो गया, सकुरो ने बाकी सब के पर छोड़ दिया। के ने माँ का शुक्रिया अदा किया और सकुरो ने यूया से माफी मांगी उसे ऐसे डराने के लिए। उसने कहा कि अब सब पहले जैसा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी वो एक नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ जीत सकेगा। जब वो चली गई तो वो दोनों अकेला रह गए। तब यूया ने के से पूछा, तुम्हें क्या हुआ?
तुम थोड़ी कांप रही हो। उसने पूछा क्या वो ठीक है, जिस पर उसने कोशिश की कि वो कुछ नहीं है, अपने कांपते हुए हाथ छुपाने की। उसने कहा कि जरूर ऐसा नहीं है कि वो उन डरावने लड़कों के सामने खड़ी थी और जरूरत से ज्यादा भिड़ गई और अब अकेला होकर पिछला डर महसूस कर रही है। उसने बहुत सी बातें कर डाली और यूया को पक्का यकीन हो गया कि के ताका से डर गई थी। उसने उसके हाथ प्यार से पकड़े और कहा कि वो उसके लिए चाय बनाएगा, जबकि वो लिविंग रूम में आराम कर सकती है और बाद में उसे पूरी कहानी बता सकती है। उसने हाँ कर दी और कहा कि वो उसे ठीक से समझाएगी। उसने बताया कि उसके माँ बाप का छोड़ा हुआ कर्ज चुका दिया गया है, लेकिन एक शर्त है कि अब यूया को उसके साथ रहना होगा। उसने ये इतनी चमकती हुई मुस्कुराहट के साथ कहा, जबकि यूया शौक से ज्यादा इस बात पर हैरान था कि वो उसके साथ रहेगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि के ये कह रही है। और फिर उसे डर लगा कि अब न सिर्फ स्कूल के सारे लड़के बल्कि पूरे जापान के उसके फैंस उसे मार डालेंगे। उसने कहा कि अब वो उसे समझाएगी, इसलिए अब लिविंग रूम में चलना चाहिए। उसने उसे आगे बढ़ने और अपने पीछे आने को कहा, उसके ब्लश करते हुए चेहरे पर एक चमकती हुई मुस्कुराहट के साथ। फिर यूया को खुशी हुई के को ऐसे अपना नाम लेते हुए मुस्कुराते देखा। वो एक देवी जैसी परफेक्ट मुस्कुराहट थी जो किसी को भी अपना बन सकती थी। लेकिन इस वक्त उसमें एक ही कमी थी, उसकी टांगें अभी भी डर से कांप रही थीं। उसके बाद वो दोनों लिविंग रूम में बातचीत के लिए गए। उसने कहा कि अब वो यूज उसकी सिचुएशन समझाएगी। उसने कहा कि उस चंद शब्दों में भी समराइज किया जा सकता है और उसने यूज बताया, तुम अब मेरी प्रॉपर्टी हो। ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। इसके और पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल मांगा हिंदी टोन को सब्सक्राइब कर लीजिए।